लास्ट क्लास में हम लोग इम्पल्स के बारे में पढ़ रहे थे और इम्पल्स को हम लोग एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स के बारे में बता रहा था मैं। इम्पल्स क्या होता है? कोई भी एक पुश या फिर चेंज इन मोमेंटम, उसे हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। और इम्पल्सिव फोर्स क्या है? जो फोर्स एक्चुअल में एक्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए एक्ट किया, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा था। तो ऐसे फोर्स को हम लोग इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। नाम इम्पल्स का मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा मैग्नीट्यूड में और कम टाइम के लिए। जैसे हम लोग फिंगर से कैरम बोर्ड को, स्ट्राइकर को मारते हैं ना, दैट इज फ्लिकिंग, है ना। तो वो जो होता है वो इम्पल्सिव फोर्स होता है। जैसे कि यहाँ पे जो बॉल है वो गिर रहा है और ये स्ट्राइक किया ग्राउंड से, तो इस समय जो नॉर्मल फोर्सेस लग रहे होंगे, डेट नॉर्मल फोर्स इज लार्ज इन मैग्नीट्यूड। और ये नॉर्मल फोर्स जो लगेगा तब तक लगेगा जब तक कांटेक्ट में रहेगा। तुम सोचो, कोई भी बॉल कितना देर तक कांटेक्ट में रहता है ग्राउंड के साथ? बहुत ही कम टाइम के लिए। तो हम लोगों ने इसके लिए कैलकुलेशन किया था और कैलकुलेशन करके फिर हम लोगों ने नॉर्मल निकाला था। और उससे हमें पता चला था कि नॉर्मल का जो वैल्यू है काफी ज्यादा आ रहा है। तो इसे हम लोग इम्पल्सिव फोर्स बोले थे और इम्पल्स का फिर हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था। ये हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला, डेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी, वेर एफ इज इम्पल्सिव फोर्स एंड डी टी इज द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर विच दिस फोर्स इज एक्टिंग। और हमें ये भी पता है न्यूटन्स लॉ से, सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। तो मैं जैसे इस एफ का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो कुछ इस टाइप से इंटीग्रेशन होगा और जो इम्पल्स होगा वो हमारा ये निकल के आ जाएगा। अब क्योंकि जो चेंज इन मोमेंटम है वो एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इम्पल्स कैसा होगा? हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। मतलब इम्पल्स जो लगेगा उसका कोई डायरेक्शन होगा। यूनिट हम लोग आराम से मोमेंटम का यूनिट ले सकते हैं। फिर हम लोगों ने फोर्स वर्सेस टाइम का कर्व बनाया था। तो ये छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये जो फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स लगा है, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड क्या है? काफी ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे काफी बड़ा सा पीक नजर आता है अगर कोई भी बॉल ग्राउंड पे आके टक्कर खाती है तो। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो एरिया होगा इस ग्राफ के अंदर का, वो एरिया क्या देगा? मुझे इम्पल्स देगा। बेसिक है, फोर्स है ना, और क्या है? टाइम है। तो एफ इंटू टाइम, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये एरिया क्या दे देगा मुझे? चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स दे देगा। तो इस जगह तक हम लोगों ने क्वेश्चन मतलब कि पढ़ लिया था और इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया था। चलो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फोर्स वर्सेस टाइम का कर्व गिवन है तुम्हें। फोर्स वर्सेस टाइम का कर्व गिवन है, कुछ इस टाइप का। ये टाइम गिवन है इन मिली सेकेंड गिवन है, ठीक है। ये है तुम्हारा, ये 5 है और ये 10 है। और इस जगह पे ये दिया गया है 10⁻²² के फॉर्म में 5। तो क्वेश्चन पूछा गया फोर्स वर्सेस टाइम कर्व ऑफ ए collision is given in figure, then find the impulse acted on the object during collision.
से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ। देखो क्या करना पड़ेगा इसमें, सिंपल सा एरिया निकालना है। एरिया ही मुझे क्या देता है, इम्पल्स देता है। दिस विल बी 5 इंटू 10⁻², हाफ बेस इंटू हाइट होता है, और ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा आंसर 25 इंटू 10⁻⁻1 तो कुछ ये आएगा इम्पल्स का वैल्यू। सर एक डाउट था। क्या बोलो। सर अगर टाइम घटेगा तो फिर इम्पल्स बढ़ेगा या घटेगा? देखो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रहा है, वो फोर्स वगैरह पे डिपेंड करता है, कोलिजन किस टाइप का उस पर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ऐसा मत समझना कि एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एरिया कांस्टेंट होना चाहिए तो डेफिनेटली तुम बेस को अगर डिक्रीज करोगे तो हाइट को इंक्रीज करोगे ना, एरिया का ट्राइंगल का एरिया कांस्टेंट रखना है तो। ठीक है, सर आपने इंटू 10⁻³ क्यों किया? इधर मैंने मिली सेकेंड दिया है ना टाइम। ओके सर। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला गया कि एक बॉल है जो कि h हाइट से ड्रॉप किया गया है, m मास का बॉल है, h हाइट से ड्रॉप किया गया, और ये ग्राउंड से जाकर के हिट किया। कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी थी वो भी वही थी, या फिर ऐसा बोला गया ये जब बॉल हिट किया तो हिट करने के बाद जो हाइट रीच किया वो सेम हाइट रीच किया। ठीक है, आफ्टर कोलिजन it reaches the same height, then find the impulse acted on ball by the ground. सॉल्व करो इसको। देखो क्या करना पड़ेगा, जैसे ये ग्राउंड पे रीच करेगा तो इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, v0 एज्यूम कर लेता हूँ, विच विल बी रूट अंडर ऑफ 2gh। और हाँ। क्योंकि ये सेम हाइट रीच कर गया, इसका मतलब कोलिजन करने के बाद भी इसकी वेलोसिटी इतनी ही होनी चाहिए, रूट अंडर ऑफ 2gh। क्लियर है क्या? तो इम्पल्स कितना लगेगा, तो इस बॉल के ऊपर जो इम्पल्स लगेगा उसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, वेक्टर क्वांटिटी से। आई इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, विच इज पी फाइनल माइनस ऑफ पी इनिशियल। मैं इसको एक्स एक्सेस मान रहा हूँ और इसको वाई एक्सेस एज्यूम कर रहा हूँ। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम बी नॉट जे कैप, और माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एम वी नॉट माइनस ऑफ जे कैप होगा, नेगेटिव डायरेक्शन है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 2m v0 जे कैप। ठीक है, ये आ जाएगा इम्पल्स। तो इम्पल्स मुझे वेक्टर फॉर्म में मिला है, जिसका डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। डायरेक्शन क्या है, प्लस जे, बस मतलब कि इस बॉल पे ग्राउंड के कारण जो इम्पल्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है, जिधर इम्पल्सिव फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इम्पल्स का होगा। ठीक है, नॉर्मल इधर लग रहा है ना, तो नॉर्मल क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स है तो इम्पल्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरीके से तुम लोग याद रखोगे, और इस फॉर्मूले को याद रखना है कि 2mv होता है अगर 180 डिग्री से डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है,
2 mv, ये चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है। बिल्कुल याद रखना है, मैं डायरेक्ट इसको याद रिजल्ट यूज करूंगा आगे से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से एक वॉल है और इस वॉल से एक बॉल जाकर के टक्कर खाता है, लेकिन ये जो बॉल था किसी पर्टिकुलर एंगल पे आ रहा था, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और इस बॉल की जो वेलोसिटी थी वो थी v, और जो एंगल था वो है थीटा। कोलिजन के बाद भी इसकी स्पीड और डायरेक्शन वही रहा, v एंड थीटा। तो पूछा गया फाइंड द इम्पल्स ऑन द बॉल। इसके भी रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे। सॉल्व करो इसको पहले। मास m मान लेना, बॉल का मास। तो हमें इसमें क्या देखना है कि मोमेंटम किस तरीके से चेंज हो रहा है, और मोमेंटम का जो कंपोनेंट है वो निकालना है। इनिशियली जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इसकी वेलोसिटी दो डायरेक्शन में होगी, एक इस डायरेक्शन में v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में v sin थीटा। इस डायरेक्शन को मैं x एक्सिस एज्यूम कर लेता हूँ और इसको y एक्सिस। और जब बॉल कोलाइड करके आगे चला गया तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा बनेगा। सो दिस विल बी v cos थीटा एंड v sin थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी मैं वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, विच विल बी माइनस v cos थीटा i कैप एंड प्लस v sin थीटा j कैप। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, that will be equals to v cos theta I cap plus v sin theta j cap। अब इम्पल्स कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम which is p final minus of p initial। m कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा v final माइनस ऑफ v initial। दोनों के वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ। m फाइनल कितना है, माइनस v cos थीटा I कैप प्लस v sin थीटा j कैप माइनस ऑफ v cos थीटा I कैप प्लस ऑफ v sin थीटा j कैप। तो देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, v sin थीटा कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो आंसर आ जाएगा माइनस 2mv cos थीटा आई कैप। ये हो जाएगा इम्पल्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स कितना हो जाएगा, 2mv cos थीटा। mv cos थीटा। इसे भी याद रखना है, इसको मैं डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में याद भी करूंगा। थीटा कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो थीटा एज्यूम करा है, तो 2mv cos थीटा हो गया। अब सोचो जरा सा, अगर ये बॉल है और ये टक्कर खाया तो इम्पल्स किधर लगेगा, ऐसे गया ऐसे चला गया, तो ऑफकोर्स इम्पल्स इस डायरेक्शन में लगा। नॉर्मल जिस डायरेक्शन में लगता है इम्पल्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा ना, तो ये इम्पल्स का डायरेक्शन होगा। और क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जितनी थी उतनी ही रह गई, तो y डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी तो हुआ ही नहीं। हुआ किधर के कारण से,
एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हुआ, इसीलिए 2 mv cos थीटा आंसर आएगा। तो जिस डायरेक्शन में चेंज होता है उसको डबल करना है, ठीक है, हमेशा इस तरीके से याद रखेंगे। तो ये हमारा काम हो गया इम्पल्स का। अब इम्पल्स के डायरेक्शन को भी और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, मान लो कि मैंने एक सिनारियो दिया जिसमें कि ये जो बॉल है और ये जो बॉल था बिल्कुल आइडेंटिकल है, और ये v वेलोसिटी से आ रहा था, मास वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन बोथ द बॉल्स आर आइडेंटिकल, ए एंड बी। तो मुझे बताना है कि कौन कौन से फोर्सेस इसमें इम्पल्सिव फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। तो जब ये टक्कर खाएगा तो टक्कर के टाइम पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, ए पे मैं फोर्सेस शो कर रहा हूँ। एक नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा na, और जब दोनों कांटेक्ट किया तो कांटेक्ट के कारण से इस पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा होगा। तो तुम मुझे बताओ कौन सा इम्पल्सिव फोर्स होगा। mg क्या इम्पल्सिव फोर्स है? ये इम्पल्सिव नहीं होगा, नॉट इम्पल्सिव। क्या इस जगह पे Na जो फोर्स लग रहा है वो इम्पल्सिव फोर्स है? नहीं। नहीं। मैग्नीट्यूड में बड़ा हुआ क्या अचानक से? Na नहीं हुआ, इसीलिए इम्पल्सिव नहीं है। क्या Na भी इम्पल्सिव है? हाँ। यस, इम्पल्सिव। तो ये इम्पल्सिव फोर्स है। दूसरा केस एज्यूम करते हैं हम। इस बार क्या हुआ कि मैं थोड़ा साइज डिफरेंट कर रख रहा हूं। एक छोटा सा बॉल है और एक बड़ा सा बॉल है, ए एंड बी, और ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से आ रहा था, ठीक है, और जाकर के कोलाइड करता है। तो कोलिजन जब करेगा तो मैं ए का एफबीडी बना रहा हूँ पहले, तो इस ए के एफबीडी के टाइम पे मैं फोर्सेस को शो कर रहा हूँ। किधर लगेगा? mg लगेगा, और ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा na, एग्जैक्टली वैसा, और भी एक नॉर्मल फोर्स आएगा ए बी के बीच में। तो तुम मुझे बताओ इसमें mg इम्पल्सिव होगा कि नहीं होगा? अब बोलो, अब इम्पल्सिव होगा कि नहीं? mg अभी भी इम्पल्सिव नहीं होगा, नॉट इम्पल्सिव। नहीं होगा। क्या na इम्पल्सिव होगा? क्या na इम्पल्सिव होगा? नहीं होगा। बिल्कुल होगा, इम्पल्सिव होगा। और na भी इम्पल्सिव होगा कि नहीं? ये हाँ। तो ऑफ कोर्स इम्पल्सिव होगा। na कैसे होगा अब इसको समझते हैं। तो देखो, जब हम लोग कोलिजन कराएंगे तो उस समय इसका एफबीडी बनाएंगे, तो जो नॉर्मल लग रहा होगा वो ऐसे लगेगा। तो जो एन ए भी है वो पर्टिकुलर एंगल पे लग रहा है, आया ना। तो इस एन का दो कंपोनेंट आएगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। बोलो, समझ में आया क्या? अगर इस एंगल को अल्फा बोल लूं तो इधर आएगा एन ए बी साइन अल्फा, और इधर आएगा एन ए बी कॉस अल्फा। क्या y डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है क्या? नहीं, y डायरेक्शन में बॉल का कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है, एक्सेलरेशन 0 है। तो क्या नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए? ऑफ कोर्स नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस जगह पे एन ए जो होगा वो अचानक से अपने वैल्यू को बढ़ा लेगा ताकि ये इसको भी कंपनसेट कर पाए। इसीलिए यहाँ पे एन ए जो होगा वो इम्पल्सिव इन नेचर होगा, क्योंकि एन ए का वैल्यू कितना बताऊंगा मैं, mg प्लस ऑफ
mg प्लस ऑफ एंड ए बी साइन अल्फा। बोलो क्लियर हुआ क्या? तो mg तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन ये वैल्यू क्या है, एन ए बी काफी बड़ा है मैग्नीट्यूड में, उसके कारण से एन ए काफी बड़ा हो जाएगा मैग्नीट्यूड। कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि इम्पल्सिव इन नेचर कभी भी नहीं हो सकता है, उसमें से एक है mg। ग्रेविटी के कारण से फोर्स कभी भी इम्पल्सिव इन नेचर नहीं हो सकता है। क्यों? हम्म सर क्योंकि वो फोर्स फिक्स है और इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स ही होता है जनरली, नॉर्मल टेंशन। क्योंकि फोर्स ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है वो mg का वैल्यू होता है। तो अगर f फोर्स को मैग्नीट्यूड में बहुत बड़ा करना है तो दो तरीका है करने का, या तो m को बहुत बड़ा कर लो अचानक से, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर g को अचानक से बहुत बड़ा कर लो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये ग्रेविटी कभी भी इम्पल्सिव इन नेचर नहीं हो सकता है। एक और फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कैन नेवर बी इम्पल्सिव इन नेचर। बोलो रीजन। सॉरी, क्यों नहीं होगा ये? सेम रीजन। स्प्रिंग फोर्स के कारण से जो फोर्स लगेगा डेट विल बी के इंटू एक्स होगा। और अगर इस स्प्रिंग फोर्स को अचानक से बढ़ाना है तो या तो तुम के को अचानक से बढ़ा दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर एक्स को अचानक से बढ़ा दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक्स को बढ़ाना अचानक से क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का जो पॉइंट है, अचानक से ये कंप्रेस हो जाए, ये एक्सटेंड हो जाए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी अगर अचानक से 10⁵ मीटर पर सेकेंड हो जाए, तभी मैं बोलूंगा कि अचानक से ये इतना कंप्रेस हो जाएगा। अब अचानक से इतनी वेलोसिटी तो पॉसिबल ही नहीं है, पहले से ही वेलोसिटी होगी, बराबर। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को क्या बोलूंगा मैं, इम्पल्सिव इन नेचर हो सकता है कि नहीं? बोलो, फ्रिक्शन नहीं। इम्पल्सिव इन नेचर हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। यस, फ्रिक्शन कैन बी इम्पल्सिव इन नेचर। तो इम्पल्सिव इन नेचर हो सकता है, कैसे हो सकता है? लेट से कि ऊपर वाला जो एग्जांपल था, उसी एग्जांपल में फ्रिक्शन होता, तो फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगता, आगे की डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में लगता, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन। अब क्योंकि नॉर्मल इम्पल्सिव इन नेचर हो सकता है, तो फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव इन नेचर हो सकता है। बात समझ में आ गया? हम्म हम्म। तो इस जगह पे फ्रिक्शन भी हमारा इम्पल्सिव इन नेचर हो सकता है। इस पे काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, एडवांस लेवल के, लास्ट में हम लोग करेंगे, देखते हैं अगर हुआ तो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो एक रस्सी से बॉल अटैच किया गया है और इस जगह से एक बॉल जाकर के इस पे स्ट्राइक किया, तो तुम्हें अब बताना है कि कौन कौन से फोर्सेस इम्पल्सिव इन नेचर होगा, बॉल बी का एबीडी बना करके। इस पे एक तो लगेगा mg नीचे की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा टेंशन,
और इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल, क्योंकि इन दोनों का कोलिजन हो रहा है। इस नॉर्मल का दो कंपोनेंट, है ना, जो भी एंगल अगर ये थीटा है तो ये होगा थीटा। सो इस डायरेक्शन में आएगा n cos थीटा, इधर आएगा n sin थीटा। तो ये जो इम्पल्सिव फोर्स है n cos थीटा, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? क्योंकि रस्सी तो टूट नहीं रहा है, हम लोग हमेशा ऐसा ही अज्यूम करते हैं कि रस्सी टूटेगा नहीं, तो टेंशन भी अचानक से अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ा लेगा, ठीक है। तो टेंशन हो जाएगा इम्पल्सिव, और mg तो इम्पल्सिव नहीं हो सकता है, और नॉर्मल तो इम्पल्सिव है। बोलो, समझ में आया? यस सर। हम लोग कोलिजन स्टार्ट करते हैं। तो कोलिजन क्या है बताओ, कोई डिफाइन कर सकता है कोलिजन को? कैसे डिफाइन करेंगे कोलिजन को? जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी बॉल अगर टक्कर खाया तो कांटेक्ट में आएगा, तो हम लोग कोलिजन बोलेंगे। लेकिन कोलिजन जो है वो इस तरीके से डिफाइन नहीं किया जाता है। कोलिजन कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि कांटेक्ट हो ना हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया तो उसे कोलिजन बोला जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ whenever there is change in velocity due to the impulse acting on it, then it is collision. Acting on it, or it is not necessary to bring bodies in contact. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम लोग अल्फा पार्टिकल, है ना, बम्बार्ड करवाए थे किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो क्या हुआ था, ये जो अल्फा पार्टिकल था वो स्कैटर कर गया था, आया ना, और कुछ तो बिल्कुल 180 डिग्री से बाउंस बैक कर गया था। याद है क्या ये? एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया होगा अभी। तो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज हुआ है 180 डिग्री से, लेकिन ये कांटेक्ट में नहीं आया। अल्फा पार्टिकल क्या न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आया? नहीं आया, लेकिन फिर भी अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया। तो यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं आया, लेकिन फिर भी अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज किया है, तो इसे हम लोग कोलिजन बोलेंगे। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। यस सर। हम्म। और कोलिजन के लिए जो टाइम होता है वो काफी ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। और वो डेल्टा टी के टाइम के लिए जब कोलाइड करता है तो उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो अभी हम लोग ऐसा कोलिजन एज्यूम करें जिसमें फिजिकली वो कांटेक्ट में आ रहा है। तो कोलिजन को दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया, डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन।
क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन। तो दो अलग वे में इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो इम्पैक्ट के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, और सॉरी, और एक एनर्जी के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला देखता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट। तो क्या है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन? इसमें दो तरह के कोलिजन्स हो सकते हैं। एक हो सकता है या तो हेड ऑन कोलिजन या फिर ऑब्लिक कोलिजन हो सकता है। दोनों को एक साथ सामने सामने बना देता हूँ, डिफरेंस भी हमें पता चल जाएगा। तो फर्स्ट वन इज हेड ऑन कोलिजन। और दूसरा है ऑब्लिक कोलिजन। तो वीडियो गेम खेला है तुम लोगों ने, कार रेसिंग वाला? हम्म, अरे खेला ही होगा या नहीं खेला हाँ है? सर, यस सर। उसमें कार का कोलिजन होता है। तो दो तरह के कोलिजन्स बेसिकली उसमें दिखाया जाता है। एक तो दिखाया जाता है टी बोन टेक डाउन, बर्नआउट अगर किसी ने खेला हो तो उसमें ये नाम्स आते हैं। टी बोन टेक डाउन होता है, और एक होता है हेड ऑन। तो हेड ऑन में क्या होता है, जो भी कार आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, और दूसरा कार जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, और ये दोनों कार एकदम सामने सामने टक्कर खाया, इसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। और टी बोन टेक डाउन में क्या होता है, ये कार इस तरीके से टर्न ले रहा होता है, और ये कार इस तरीके से आकर के इसको टक्कर मारता है, तो ये परपेंडिकुलरली इसके ऊपर टक्कर खाता है। तो ये टी बोन टेक डाउन हुआ और ये हेड ऑन कोलिजन हुआ। तो कुछ ऐसा ही डिफरेंस होता है हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। अब इसको मैं बॉल से समझाता हूँ। तो मान लो कि एक बॉल था जो कि कुछ इस तरीके से आ रहा था, और एक बॉल को मैं रेस्ट पे रखता हूँ अभी ताकि समझ में आए, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, v नॉट से आ रहा था। तो इसमें दो चीज को डिफाइन किया जाता है, एक तो लाइन ऑफ मोशन और एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और इधर जो था, बॉल इस तरीके से जा रहा था, लेकिन बॉल जो है वो इस जगह पे कोलाइड किया ऐसे करके, क्योंकि इस वाले पार्ट में, सॉरी इस वाले पार्ट में जब बॉल एक दूसरे से टक्कर खाएगा तो नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगेगा, एक्स डायरेक्शन में। ये है इम्पैक्ट का डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्मल इस पे एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लगेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट, एल ओ आई, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और क्योंकि वेलोसिटी जो है इसकी इस डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा इसका लाइन ऑफ मोशन, और लाइन ऑफ मोशन भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ कॉन्साइड कर रहा है। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ मोशन, LOM। और जब हमारा हेड ऑन कोलिजन होता है, तो हेड ऑन कोलिजन के टाइम पे हम लोग क्या याद रखेंगे, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट कॉन्साइड करेगा। LOM and LOI will overlap। अब इस तरफ आते हैं। तो जब कोलिजन कर रहा था, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि जब कांटेक्ट जहां पे बनेगा नॉर्मल उसी डायरेक्शन में लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन।
लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन, और लाइन ऑफ मोशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइन ऑफ मोशन। और इस बार लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में कुछ एंगल है, लाइन ऑफ मोशन, और जब इन दोनों के बीच में कुछ एंगल्स होते हैं तब हमारा कहलाता है ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, सो देयर इज सम एंगल बिटवीन लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन। अगर कुछ एंगल है तो हमारा ऑब्लिक कोलिजन कहलाएगा, और अगर कुछ भी एंगल नहीं है जिसमें कि थीटा कितना हो गया 0, ये अगर थीटा हमने बोला है तो, और इसमें थीटा नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमारा कहलाएगा हेड ऑन कोलिजन एंड दूसरा ऑब्लिक कोलिजन। इसको और ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग आगे जाकर के देखेंगे, अभी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एनर्जी के बेसिस पे अगर हम लोग इसको क्लासिफाई करें तो टोटल 3 तरह के कोलिजन्स पॉसिबल है, अर्थात फर्स्ट और सेकेंड। तो टोटल 3 तरह के कोलिजन्स पॉसिबल है एनर्जी के बेसिस पे। तो तीनों को हम लोग समझते हैं। एक होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इनइलास्टिक, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये 3 तरह के कोलिजन्स होते हैं। लोग लिखते हैं इसको, फर्स्ट ए लिख लेता हूँ। परफेक्टली इलास्टिक या फिर इलास्टिक कोलिजन, दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है अभी हम लोग समझेंगे। तो मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, 3 तरह के बॉल चूज किए हैं। एक बॉल चूज किया मैंने जो कि काफी ज्यादा रबर का है। पिंग पोंग बॉल देखा है, जो कि जिसको हम लोग ड्रॉप करते हैं तो काफी हाइट तक ऊपर उठता है ना। हाँ सर। वो बॉल यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या लिख दूं मैं इसको, रबर रबर बॉल लिख, या फिर जेल जेल का बॉल लिख देता हूँ, जेली बॉल जो भी है। दूसरा बॉल यूज कर रहा हूं मैं जो कि हमारे पास नॉर्मल बॉल रहता है, ठीक है। कौन सा है, टेनिस बॉल या फिर क्रिकेट बॉल, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें वैरायटी ऑफ बॉल्स आ जाते हैं। तो क्रिकेट बॉल, और एक और बॉल यूज कर रहा हूं मैं जो कि क्ले का बना हुआ है, मिट्टी का, है ना, गीला मिट्टी होता है ना, उसका बना है। अब क्या किया मैंने, इन तीनों बॉल को ड्रॉप किया सेम हाइट से, सेम हाइट से ड्रॉप किया, और ये सरफेस है। तो फर्स्ट बॉल को जैसे ही ड्रॉप किया तो मैंने क्या देखा, जितना हाइट पे ड्रॉप किया वो कोलिजन करने के बाद उतने ही हाइट पे पहुंच गया, उतने ही हाइट पे पहुंच गया। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे ये पता चलता है कि एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ। तभी तो जितना काइनेटिक एनर्जी था वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। पहले पोटेंशियल एनर्जी में था, काइनेटिक एनर्जी में, फिर गया पोटेंशियल एनर्जी में। तो एनर्जी का लॉस इसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ। लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ, 0। अब जब दूसरे केस में आते हैं हम लोग, तो दूसरे केस में ये देखा कि ये बॉल जिस जगह से गिराया था उस हाइट तक नहीं पहुंच पाया। कुछ हाइट तक पहुंचा, लेकिन कुछ हाइट तक पहुंचा है, लेकिन वो मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंचा। मतलब जितना हाइट नहीं पहुंच पाया उसकी करस्पॉन्डिंग इसका
एनर्जी का लॉस हो गया। तो इसमें जो है वो एनर्जी का लॉस हुआ है, एनर्जी लॉस इज देयर, एनर्जी लॉस इज देयर। अब थर्ड वाले में देखते हैं, जैसे ही मैंने इस मिट्टी वाले बॉल को गिराया, ये तो नीचे जाकर के धप से बैठ जाएगा और ये जरा सा भी ऊपर नहीं उठेगा। तो इस वाले केस में थोड़ा सा भी हाइट ऊपर नहीं गया, मतलब जितने भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो एनर्जी लॉस इस केस में क्या हुआ, सबसे मैक्सिमम एनर्जी लॉस इज मैक्सिमम। और इस वाले सेकेंड पार्ट में जो एनर्जी का लॉस होगा वो 0 से लेकर के मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है, एनर्जी लॉस। कुछ भी हो सकता है। तो मैं एनर्जी के तरीके से क्लासिफाई करना चाहता था, और क्लासिफाई करने से हमें पता चल गया कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कौन कौन से तरह के अलग अलग कोलिजन्स हो सकते हैं। एक कोलिजन ऐसा हुआ जिसमें कि एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं हुआ, और इस तरह के कोलिजन को हम लोग इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। दूसरा तरह का कोलिजन ऐसा हुआ जिसमें कि वो मैक्सिमम लॉस भी नहीं किया और ना ही जीरो लॉस किया, बराबर। तो ऐसे कोलिजन को हम लोग इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। और तीसरा तरह का कोलिजन ऐसा हुआ जिसमें कि जो लॉस हुआ है सबसे मैक्सिमम हुआ है, इससे ज्यादा लॉस एनर्जी का पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह के कोलिजन को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ये तीन तरह के कोलिजन्स हैं यहाँ पे। अब इन तीनों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला क्या लिखा जाएगा इलास्टिक कोलिजन में, कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस कोलिजन, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस कोलिजन, टाइप ऑफ कोलिजन। दूसरा हम लोग बोलेंगे बी, दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसे दूसरा तरह का कोलिजन बोला जाएगा, इनइलास्टिक। और इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, there is some loss of energy but it is not even zero and not maximum, there is some loss of energy during collision which can be in between 0 to maximum energy loss। ठीक है, ये चीज। एंड थर्ड तरह का कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जिसमें कि क्या बोला जाएगा, during the collision there is a maximum loss of energy, so in this type of collision energy loss is maximum। तो ये जो एनर्जी लॉस होगा इस तरह के कोलिजन में मैक्सिमम होगा। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट हमें आना चाहिए। ये सब चीज़ तो बेसिक चीज़ है, डेफिनेशंस, थ्योरी, उससे मतलब है नहीं। पहला चीज़ ये है कि अगर इलास्टिक कोलिजन होगा
तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बताया ना, हाँ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। तो ध्यान देना, अगर कभी भी हमें मिले इलास्टिक कोलिजन, तो हम इन दोनों चीजों को कर सकते हैं। ओके, दूसरा ये वाला इनइलास्टिक कोलिजन। बताओ, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या कर सकते हैं? क्या मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एफ एक्सटर्नल 0 है सिस्टम पे, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, क्या हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं क्या? एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर सकते हैं, नहीं। क्योंकि देर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस हो चुका है। और सबसे लास्ट वाले में, क्या मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0 है तो। और एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन तो डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि एनर्जी लॉस हो चुका है। अब किस फॉर्म में लॉस होगा? कोई भी अगर दो पार्टिकल बॉल कोलाइड कर रहे हैं, तो किस फॉर्म में लॉस हो सकता है एनर्जी? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लॉस होगा। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा आगे, मैं बता देता हूँ। एक तो साउंड में हो सकता है, लाइट में हो सकता है, डिफॉर्मेशन में हो सकता है। ये अलग अलग चीजें हैं जिसमें कि एनर्जी का लॉस पॉसिबल हो सकता है। इसमें कुछ चीजें मैं वो भी बता देता हूँ इसी जगह पे, जैसे कि इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, और इनइलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू 1 से लेकर के 0 के बीच में हो सकता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये है ई का वैल्यू 0, ये है ई का वैल्यू 1 से लेकर के 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और इसमें ई का वैल्यू कितना होता है? 1। सब बटे ई है क्या? अभी तो बोला ना, पढ़ूंगा, हम लोग ये सब पढ़ेंगे, तो वापस से ये सब चीज को बताना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया बस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसी को हम लोग ई बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्योंकि अब जो हमारा काम आ रहा है वो बिल्कुल कोलिजन करने के आसपास आ रहा है। तो अगर कोई भी दो बॉल कोलाइड करेंगे, तो उसमें हमें ई को जरूर डिफाइन करना पड़ता है, अदरवाइज मैं कोलिजन का नेचर नहीं बता पाऊंगा कि क्या होगा, पूरा एनर्जी रिस्टोर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या होगा। तो ई को जो डिफाइन किया गया वो कुछ इस तरीके से किया गया, डेट ई इज इक्वल्स टू इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। बस देखते जाओ, अभी पता चलेगा। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, बहुत जगह पे ये डेफिनेशन नहीं बताया जाता है, वो बस फाइनल रिजल्ट बता देते हैं, आंसर, लेकिन वो गलत है। जो बेसिक डेफिनेशन है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, वो ये है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। बहुत जगह पे वीडियो वगैरह देखोगे, गलत तरीके से डिफाइन करके रखा है। आगे चलते हैं। तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, पहले समझते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो।
इम्पल्स होता है आई, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन एफ डी टी लिखते हैं। तो अगर कोई भी दो बॉल कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड के टाइम कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स। तो इंटीग्रेशन एन डी टी होगा। तो ये इम्पल्स का फॉर्मूला। अब इसी इम्पल्स के फॉर्मूले में दो तरह के इम्पल्स आ जाते हैं, एक इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और एक इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इसको हम लोग लिखेंगे आई टी इंटीग्रेशन नॉर्मल डिफॉर्मेशन के टाइम पे, और आई आर नॉर्मल रिफॉर्मेशन के टाइम पे। तो ये कैसे आएगा अभी हम लोग देखेंगे, बस मैं बता दे रहा हूँ अभी। और इसी दोनों के वैल्यूज को मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो आगे अभी डेरिवेशन आने वाला है, ठीक है, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आने वाला है। डेरिवेशन ई का वैसे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। चलो, तो पार्ट अब ऐसा है कि एक बॉल है मेरे पास और एक और बॉल है मेरे पास। अभी सिंपल बनाने के लिए मैं एक बॉल को रेस्ट पे ले सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ। तो ऐसा करते हैं, रेस्ट पे नहीं लेते हैं, जनरल कॉमन निकालते हैं। और ये जो बॉल है इसका मास m1 m2 है, दिस इज बॉल ए, दिस इज बॉल बी, मास इसका m1 एंड m2। और इसके पास आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी थी u1 और इसके पास आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी थी u2। समझ में आया क्या? तो हाँ सर। अगर इसको कोलिजन करना है तो इट इज कंपल्सरी डेट u1 विल बी ग्रेटर देन u2। ये एक कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कोलिजन करेगा। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या होगा? एकदम स्लो मोशन में हम चीजों को देख रहे हैं, कोलिजन का स्लो मोशन देख रहे हैं। तो ये क्या करेगा? कांटेक्ट में आएगा सबसे पहले, तो ये कांटेक्ट में आएगा। और जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा, नोट कर लो सभी, तो जैसे ये कांटेक्ट में आएगा तो नॉर्मल एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जो नॉर्मल लगेगा वो ए वाले बॉल पे और बी वाले बॉल पे अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मैं ए वाला बॉल का नीचे एफ बी डी बना दे रहा हूँ और बी वाले बॉल का एफ बी डी बना दे रहा हूँ। इस पे जो नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा, और दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल ही होगा। और इस समय जस्ट कांटेक्ट में आया, नॉर्मल लगना स्टार्ट हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी? u1 और ये u2। लेकिन क्योंकि अब ये नॉर्मल लग रहा है तो u1 का स्पीड क्या होगा? कम, और u2 का स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। और ये नॉर्मल कैसा है? इम्पल्सिव इन नेचर है, इम्पल्सिव फोर्स। कब तक इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा? जब तक कि ये एक मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के लेवल तक ना पहुंच जाए। कभी भी देखा होगा स्लो मोशन में, अगर बॉल को हम लोग किसी भी ग्राउंड पे या पटकते हैं या फिर वॉल पे चिपकाते हैं, जोर से फेंकते हैं, तो इसके ये वाला जो पार्ट है डिफॉर्म हो जाता है ना, पचक जाता है। हाँ। तो सेम इधर भी होगा, ये दोनों जब बॉल आपस में टक्कर खाएंगे तो ये जो पार्ट होगा इस तरीके से पचक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉल है डिफॉर्म कर चुका है। अच्छी बात है। तो ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया। और ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब होगा, हमें कैसे पता चलेगा? ये वही बात हो गई स्प्रिंग वाली। याद है स्प्रिंग में दोनों ब्लॉक इस जगह पे रखे हुए थे, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? तब होगा जब इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम। सेम केस यहाँ पे भी, जब इन दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी सेम, तो मैं बोलूंगा ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का केस होगा। आया ना? हाँ। हम्म।
तो इस समय पे हो गया मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। तो ये जो पार्ट है ये डिफॉर्मेशन वाला पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट कौन सा हो गया? डिफॉर्मेशन पार्ट। डिफॉर्मेशन प्रोसेस। तो ये जो बॉल है अब क्या करेगा? जितना पचक गया था अब धीरे धीरे करके फूलना स्टार्ट होगा, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो ऊपर से जा रहा है। हाँ जी। हाँ, बोलते जाना। तो अब क्या करेगा? वापस से रिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। और जब रिफॉर्म करने की कोशिश करेगा तो ये वापस से अपने प्रॉपर शेप एंड साइज को गेन कर लेगा। प्रॉपर शेप एंड साइज को गेन कर लेगा। अब ये कितना शेप एंड साइज को गेन कर पाता है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उस पर डिपेंड करता है। बराबर। हो सकता है कि जितना डिफॉर्म किया था वो उसमें से आधा रिफॉर्म कर जाए और आधा रिफॉर्म ना कर पाए। समझ में आ रहा है? तो आधा एनर्जी लॉस हो चुका है काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन में। उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये जो बॉल टक्कर खाया उसमें एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है अभी तक। अभी तक ये पूरा का पूरा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चला गया, है ना? हालांकि देखो डिपेंड करता है, E इज इक्वल टू अगर 1 माना है तो ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो चुका है। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गया और वापस से ये पोटेंशियल एनर्जी जब धीरे धीरे अपने शेप एंड साइज को रिगेन करने लगेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल का डायरेक्शन अभी भी वही है, ऐसा तो नहीं है नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज हो गया, नहीं, क्योंकि कांटेक्ट जो है अभी भी वैसा ही है। तो ए वाले बॉल पे अभी भी नॉर्मल इसी डायरेक्शन में लग रहा है और बी वाले पे नॉर्मल अभी भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस बोला जाएगा रिफॉर्मेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या बोलेंगे? रिफॉर्मेशन। तो क्योंकि इस प्रोसेस को हम लोग रिफॉर्मेशन प्रोसेस बोल रहे हैं तो इस नॉर्मल को भी एनआर बोल देते हैं हम लोग, रिफॉर्मेशन वाला नॉर्मल। और इस नॉर्मल को हम लोग डिफॉर्मेशन वाला नॉर्मल बोल देते हैं। तो इस पार्ट में हो गया रिफॉर्मेशन, और जब रिफॉर्मेशन होगा तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी अब हो जाएगी चेंज। तो मान लो कि इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2, और अब ये एक दूसरे से कांटेक्ट लूज कर देगा और आराम से आगे के डायरेक्शन में चलते चला जाएगा। तो ये जो बॉल ए है ये इस डायरेक्शन में v1 से जाने लगेगा और ये जो बॉल बी है ये भी इस डायरेक्शन में v2 से जाने लगेगा। m1 मास m2 मास। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ। तो अब तुम मुझे बताओ क्या इसमें मैं v1 को बड़ा बोल सकता हूँ या फिर v2 को बड़ा बोल सकता हूँ? इसे बड़ा बोल सकता हूँ या फिर डिपेंड करेगा कोलिजन पे? हम्म, अरे बोलो, बोल V2 सकते बड़ा हो? हो जाएगा। सर कोलिजन पे डिपेंड करेगा। कोलिजन पे डिपेंड करेगा, ई के कैसा कोलिजन है, टाइप उस पे डिपेंड करेगा, या फिर हमेशा v2 बड़ा ही रहेगा? ये सर मेरे हिसाब से V2 बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑलवेज, हाँ V1 V2। बड़ा हो जाएगा तो वापस से कोलाइड कर लेगा। हाँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता एक बॉल टक्कर खाया वापस से दौड़ करके दोबारा टक्कर खा के आया सर तीसरे वो जो बार। नॉर्मल लग रहा है वो V2 की स्पीड बढ़ाएगा और हाँ, V1 की घटाएगा। बिल्कुल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक कोलिजन होने के बाद डेफिनेटली v1 की वेलोसिटी तो कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि वो v2 से ज्यादा नहीं होगा, काइंड ऑफ इतना, और वो वापस से कोलिजन नहीं करेगा। तो एक ही कोलिजन में सारा काम हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं। मुझे इन दोनों पार्ट में काम करना है, डिफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए और रिफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए काम करना है। क्यों काम करना है? क्योंकि हमें इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन चाहिए और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन चाहिए, जिसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो आंसर आएगा मेरा। ठीक है क्या?
तो जब इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन लेते हैं तो किसी एक बॉल का लो, या तो बॉल ए का या तो फिर बॉल बी का लो। बोलो कौन सा बॉल पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें? बी पे कर लें, ठीक है। आवाज आ रही है ना? हम्म तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑन बॉल बी हम लोग ले रहे हैं। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑन बॉल बी। तो डिफॉर्मेशन के टाइम पे बॉल बी पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा? एक ही डायरेक्शन में है ना। इसका डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस बी बॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, और जब ये फोर्स लग रहा है, एन डी लिखना होगा मैंने, सॉरी, जब ये फोर्स लग रहा है तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ही मुझे वेलोसिटी का चेंज देखना पड़ेगा। तो अभी कितनी वेलोसिटी है? अभी इसकी वेलोसिटी है u2, और इनिशियल स्टेट पे, फाइनल स्टेट पे कितनी वेलोसिटी हो गई बॉल बी की? v डैश हो गई। तो क्या मुझे v डैश निकालना चाहिए? बिल्कुल हाँ। पूरे ड्यूरेशन में जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। ये बात हमें पता है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेता हूँ। मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो जैसे आएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस ऑफ m2 इंटू v डैश इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। दिस विल बी आवर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर होल ड्यूरेशन। इस इक्वेशन को याद रखना, क्योंकि इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला ड्राइव करने। चलो वापस से इस जगह पे लौटते हैं हम लोग। तो v डैश का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। v डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा? v डैश इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कितना हुआ? इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एन डी dt, और ये हो जाएगा इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस ऑफ p इनिशियल। वापस इसको लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन एन डी dt इज इक्वल्स टू इनिशियल से फाइनल तक p फाइनल माइनस ऑफ p इनिशियल। p फाइनल कितना है? m को कॉमन ले लेता हूँ, दिस विल बी m2 क्योंकि सेकंड मास है, और आ जाएगा हमारा फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल v डैश माइनस ऑफ u2। ओके, तो इधर से मेरा इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन आ गया। अब मैं इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन निकालता हूँ। इस वैल्यू को हम लोग नोट डाउन कर लिए। अब इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन निकालते हैं। ऑन बॉल बी, इस बॉल बी पे इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन कितना होगा? तो फिर से पहले फिगर बना लेते हैं। रिफॉर्मेशन वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला है। इस जगह से लेकर के इस जगह तक इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन कहलाएगा, इस जगह से इस जगह तक इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन है। तो v डैश से लेकर के वेलोसिटी हुई v2, तो इसकी वेलोसिटी है इनिशियली v डैश, और नॉर्मल जो है अभी भी इस पे इसी डायरेक्शन में लगेगा n r, अब इसको मैं लिख लेता हूँ, और
फाइनली अब इस बॉल के पास वेलोसिटी आ चुकी है, दैट इज v2। मास उतना ही है और नॉर्मल उतना ही लग रहा है। तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन n r dt इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। वेक्टर फॉर्म में होता है। वेक्टर दिया तो हर एक पे वेक्टर देना पड़ जाएगा, तो ये सब चीज तुम लोग ध्यान में रखो। तो आई आर कितना हो जाएगा? आई आर विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन एन आर डी टी फ्रॉम इनिशियल से लेकर के फाइनल, और मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। मास मैंने m2 लिया है और चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v2 माइनस ऑफ v डैश। सो दिस विल बी आवर इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। अब मुझे e का वैल्यू निकालना है। e इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? e इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। which is IR upon ID, which is integration FR dt इंटीग्रेशन f d dt, या फिर चेंज इन मोमेंटम, जो भी बोल लो, है ना, अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो हमने निकाल के रखा है, बस वैल्यूज को मैं पुट कर लेता हूँ। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन आया m2 v2 माइनस v डैश डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कितना आता है? m2 इंटू v डैश माइनस ऑफ u2। ये था ना, m2 कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास अब फॉर्मूला आया है विच इज v2 माइनस v डैश डिवाइडेड बाय v डैश माइनस ऑफ v2। अब मुझे इसको चेंज करना है, v डैश को हटाना है ना, तो v डैश का वैल्यू मैं इस इक्वेशन से हटाऊंगा। मोमेंटम कंजर्वेशन किया ही था, तो v डैश का वैल्यू इधर से हटेगा। क्योंकि ऊपर v2 है तो इसीलिए मैं v2 वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ v डैश को हटाने के लिए, विच विल बी m2 v2 प्लस m1 v1 अपॉन m1 प्लस अपॉन डिवाइडेड बाय v डैश का वैल्यू अब नीचे क्या है? u2 है, तो u वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। ये हो गया माइनस u2, और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व होने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा, इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस ऑफ u2। सो ये हमारा e का फॉर्मूला जिसे हम लोग को याद रखना है। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में बता देता हूँ ताकि तुम अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। इस e को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, e इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये हमारा फाइनल ई का फॉर्मूला आ जाएगा। देखो इस ई के फॉर्मूले में हम लोग थोड़ा सा और जाकर के चीजें ऐड करेंगे जब हम लोग ऑब्लिक कोलिजन पढ़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हेड ऑन कोलिजन के लिए लगाएंगे। ऑब्लिक कोलिजन के लिए ये जो हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, इस सेंटेंस में थोड़ा सा करेक्शन होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको।
तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्यों लिखा हमने, क्योंकि जब फाइनल सिचुएशन पे बॉल थे वो v1 से जा रहे थे और ये v2 से जा रहा था, और ऑफ कोर्स वेलोसिटी v2 क्या था, v1 से बड़ा था। तो ये क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो रेट ऑफ सेपरेशन क्या है, v2 माइनस v। जब इनिशियली वो कोलाइड करना चाह रहे थे तो उस समय ये u1 से जा रहा था और ये u2 से जा रहा था, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा था, वो कम हो रहा था, क्योंकि u1 बड़ा था u2 से। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये हमें पता है। तो ये हमारा इनिशियल टाइम पे था। तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो लेते हैं, और इस बात का ध्यान रखना ये ऑलवेज मैग्नीट्यूड में होगा, ये ऑलवेज मैग्नीट्यूड में होगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है तुम लोग को, E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इसी फॉर्मूले से हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो जब बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, और इससे मुझे पता चलता है कि E का वैल्यू 1 होगा या फिर 0 होगा, उससे हमें ये पता चलता है कि किस टाइप का कोलिजन के बारे में वो बात कर रहा है ना। तो पहले मैं E इज इक्वल टू 1 लेता हूँ फर्स्ट, E इज इक्वल टू 1। E इज इक्वल टू 1 किया तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला चीज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और दूसरा चीज क्या हो गया, एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं हुआ, नो लॉस ऑफ एनर्जी। नो लॉस ऑफ एनर्जी। और इसमें हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। कभी भी अगर ऐसा दिया जाए तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, E इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और फोर्थ क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख देता हूँ मैं सर, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मोमेंटम कंजर्वेशन, और एनर्जी कंजर्व रहेगा, एनर्जी भी कांस्टेंट। दूसरा देख लेते हैं, अगर E का वैल्यू 0 हुआ तो क्या होगा, उसके बीच में क्या आता है हमारा सेकंड। अगर E का वैल्यू 1 से 0 के बीच में है तो क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट चीज हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में कोई भी एक बड़ा है। कौन सा बड़ा है, देखो तीसरा में E इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब क्योंकि E का वैल्यू सपोज 1/2 है तो कौन सा बड़ा होगा, सेपरेशन बड़ा होगा या अप्रोच बड़ा होगा, अप्रोच। अप्रोच। अप्रोच बड़ा होगा। तो मैं इधर बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दूसरा, एनर्जी लॉस हुआ है, सम एनर्जी लॉस, और एनर्जी जो है हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा। एनर्जी कांस्टेंट बोलने का मतलब कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है बॉल के पास और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है बॉल के पास वो सेम नहीं है। से एनर्जी तो हमेशा कंजर्व होता ही है, वो हीट में के फॉर्म में रिलीज हो गया वो अलग बात है ना, ये चीज हो गया। और फोर्थ चीज इसमें हम लोग मोमेंटम को तो कंजर्व कर ही सकते हैं। थर्ड में आते हैं, अगर हमारा E इज इक्वल टू हुआ 0, अगर E इज इक्वल टू 0 होगा तो फर्स्ट थिंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बारे में क्या बोल सकते हैं, बोलो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा।
इज इक्वल्स टू 0 हो गया है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, E इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, डेट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू 0। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी इज इक्वल्स टू 0 होगा तो दो पार्टिकल चिपक के चलेगा, इतना हमेशा याद रखना। बोथ विल स्टिक टुगेदर। बोथ विल स्टिक टुगेदर, इसे याद रखना है। और E इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। लास्ट 4, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व कर सकते हैं, कांस्टेंट। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, कुछ ना समझ में आया तो पूछ सकते हो। ठीक है क्या? हाँ, तो फॉर्मूला क्या याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये होता है E का वैल्यू। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से और फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, थोड़ा पहले समझ में तो आ जाए। लेट से कि एक मास था m जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा था, कितने से, मान लो v नॉट से आ रहा था, और एक बॉल था जो कि रेस्ट पे रखा हुआ था, m मास का बॉल रेस्ट पे था, u इज इक्वल टू 0, और ये आकर के टक्कर खाया। तो टक्कर खाने के बाद इन दोनों बॉल की वेलोसिटी क्या होगी ये निकालनी है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल A and B after collision if first E is equals to 1 है, second E is equals to 1/2 है, and third E is equals to 0 है। सॉल्व करके बताओ जल्दी से। क्या काम करना है तुम्हें, दो काम, पहला मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा E का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा बेसिक चीज दिखा देता हूँ, फिर इक्वेशन बना के तुम करो। ये बॉल A है और बॉल B है, इसकी वेलोसिटी कितनी, v नॉट, ये है हमारा इनिशियल कंडीशन। और फाइनल कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, एज्यूम करेंगे कि ये जो बॉल है इसके पास वेलोसिटी आ गई है v1, और ये जो बॉल है इसके पास वेलोसिटी आ गई है v2, ऐसे। दिस इज फाइनल कंडीशन। अब तुम इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन करो और E का फॉर्मूला लगाओ और हर एक केस के लिए आंसर निकाल के बताओ। इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन जो होगा वो तीनों केसेस के लिए सेम ही होगा, है ना। तो हमेशा याद रखना कि कोई सा भी केस गिवन हो, मोमेंटम कंजर्वेशन तो एक ही होना है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना, एम वी नॉट, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी वन प्लस एम वी टू, एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आया वी वन प्लस वी टू इज इक्वल्स टू वी नॉट, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन जो लगाना है, फर्स्ट केस के लिए लगाना है कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखना है। तो कितने से सेपरेट कर रहा था, v2 माइनस वी वन से, और कितने से अप्रोच कर रहा था, v नॉट से अप्रोच कर रहा था। तो इधर से मेरा दूसरा इक्वेशन आता है, डेट इज v2 माइनस वी वन इज इक्वल टू v नॉट, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद फिर v1 एंड v2 निकाल लेना। तो अगर दोनों को ऐड कर लें तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, v1 कैंसिल आउट, 2v2 2v0, सो v2 इज इक्वल्स टू v0 आ जाएगा, और v1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0। तो इस जगह पे वेलोसिटी क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया है।
वेलोसिटी एक्सचेंज कर लिया है, और ये वेलोसिटी एक्सचेंज तभी होता है जब दो आइडेंटिकल मासेस गिवन होते हैं और इलास्टिक कोलिजन होता है। तो क्या होना चाहिए हमारे पास कंडीशन? इलास्टिक कोलिजन फर्स्ट, सॉरी, और दूसरा क्या है? आइडेंटिकल मासेस, आइडेंटिकल बॉल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेगा। आगे देखते हैं सेकेंड वाला। तो सेकेंड के लिए क्या था? E इज इक्वल टू 1/2। अगर E इज इक्वल टू 1/2 है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच का फॉर्मूला फिर से वही आएगा। इक्वेशन इस बार बनेगा V0/2 इज इक्वल टू V2 माइनस ऑफ V1। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2V2, और ये 3/2 आ जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा। सो V2 इज इक्वल टू 3V0/4 आ जाएगा। अब क्योंकि V1 प्लस V2 V0 के बराबर है, तो V1 कितना आ जाएगा? डिक्रीज कर लो उसमें से, V0/4। V0/4। थर्ड केस जिसमें कि हम लोग जूम कर लेते V2 हैं। माइनस V1 0। हाँ बिल्कुल, E इज इक्वल टू 0, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और क्योंकि E 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 इज इक्वल टू V1 हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि कोलिजन के बाद क्या होगा, दोनों पार्टिकल चिपक जाएंगे तो 2m मास हो जाएगा। तो अगर इसकी वेलोसिटी कॉमन हो गई तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, मोमेंटम कंजर्वेशन से भी आंसर आ जाता। तो V1 V2 इक्वल हो गया, तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V0/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर चलो अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। कोलिजन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आगे।